लेकिन 2014 में अगर मोदी जी की लहर थी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की आंधी थी। 2024 के चुनाव में मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है। माहौल बहुत अच्छा है, चारों तरफ कमल खिल रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार राजनीतिक दृष्टि से जो परिपक्वता चाहिए वह श्री अखिलेश यादव जी में नहीं है। ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए महाभ्रष्ट लोगों का एक गैंग है। अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया होता तो आज विकसित अमेरिका की बात नहीं होती, विकसित चीन की बात नहीं होती, विकसित भारत की बात होती। अगर आज हम विकासशील हैं तो इसकी जड़ में अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हमारे संग बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जब आप चॉपर से ट्रेवल करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो विजन बड़ा होता है। आप तमाम लोगों से लगातार मिल भी रहे हैं। हमसे लोग पूछते हैं, पत्रकारों से लगातार सवाल करते हैं माहौल क्या है। आप लोगों से भी मिल रहे हैं, फीडबैक भी मिल रहा है, देख भी रहे हैं। जरा अपनी तरफ से भी बताइए, नंबर्स का माहौल। माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग तो राजनीतिक दृष्टि से चुनावी राजनीति का हिस्सा 2012 पहली बार विधायक बना था, 2014 पहली बार सांसद बना था। लेकिन 2014 में अगर मोदी जी की लहर थी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की आंधी थी। 2024 के चुनाव में मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है। माहौल बहुत अच्छा है, चारों तरफ कमल खिल रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार, इसके लिए गांव, गरीब, किसान पूरी तरह से तैयार है। वो कमल की बटन कब दबाने का मौका मिले, कब कमल की सरकार बनाने का मौका मिले, इसी पर सब लोग ध्यान लगाए हुए। अच्छा, संघ और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, हर चीज का आपका बैकग्राउंड रहा है। जब अखिलेश यादव कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार आरएसएस और बीजेपी है, कैसे देखते हैं केशव मौर्य इस बयान? बहुत बचकाने हैं, बहुत नादान हैं। उनके पिताजी के संघर्ष के बदले उनको राजनीति में स्थान मिल गया। अन्यथा राजनीतिक दृष्टि से जो परिपक्वता चाहिए वह श्री अखिलेश यादव जी में नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अगर उसका काखा गाघा भी जानते तो कभी ऐसी बात ही नहीं कर सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है। तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहें न रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा, समाज की सेवा, गरीब की सेवा और सामाजिक समरसता के लिए काम करता है। आज रिपब्लिक भारत पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर राय रखी है। अपनी एक मुद्दा तमाम जो जांच एजेंसियों को लेकर है, उनको लेकर बात है। प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त और स्पष्ट लहजे में कहा है कि देश भर में जहां भी गरीबों का जो पैसा मारा गया है, जो घोटाले हुए हैं, चाहे वो केरल हो, बिहार हो, अलग अलग मुद्दों की बात की, जांच एजेंसियों को फ्री हैंड दे रखा है, हमने कार्रवाई करी है। आप कैसे देखते हैं जो आरोप बाद में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगाने लगता है? देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है और इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाता है। ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए महाभ्रष्ट लोगों का एक गैंग है। अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया होता तो आज विकसित अमेरिका की बात नहीं होती, विकसित चीन की बात नहीं होती, विकसित भारत की बात होती। अगर आज हम विकासशील हैं तो इसकी जड़ में अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस है और कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करने वाले लोग हैं। मैं यह मानता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब माँ बाप के बेटे, और उन्होंने जीवन में परिवार के अंदर भी गरीबी के संकट का सामना किया है। और जब संगठन का काम करते हुए लंबे समय तक उन्होंने देश का भ्रमण किया और देश के लोगों की जो दशा थी उसको देखा है। इसके कारण उनके मन में गरीबों को लेकर के दर्द है। इसलिए अगर गरीबों को लूट करके लोगों ने अपनी तिजोरियों को भर लिया और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी है और वह भ्रष्टाचार करके जो धन कमाया गया है उसको वसूल करके गरीबों की भलाई में लगाया जा रहा है, तो उसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, देश को लूट करके खा गए और स्वयं सत्ता में रहते हुए कहते थे संसद में खड़े होकर के कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी दिल्ली से 34 लाख करोड़ भेजे हैं, पूरा 34 लाख करोड़ पहुंचा है। अंतर
आखिरी सवाल सर, आबादी को लेकर एक रिपोर्ट आई है कल के दिन, और उस रिपोर्ट में बात की गई है कि पिछले 60 सालों में 8 से 10% हिंदुओं की आबादी घटी है और 50% से ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी बढ़ती दिख रही है। आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, लोगों के बीच भी घुलते मिलते हैं, कैसे देखते हैं ये जो आंकड़ों का अंतर है? कैसे नहीं, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। यह भी कांग्रेस की ही देन है और कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण ये जनसंख्या का जो भारी असंतुलन है, ये देश के लिए खतरे की घंटी है। इसमें जहां मुस्लिम समाज में संतान उत्पत्ति के कारण से जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ घुसपैठियों के आने के कारण से भी संख्या बढ़ी है और इसको कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के रूप में तैयार किया है और वोट बैंक की राजनीति देश को कहां से कहां ले गई। अलग पाकिस्तान बना दिया, कश्मीर को 370 के हवाले कर दिया। अब जनसंख्या का असंतुलन इस प्रकार से हो गया है कि अगर इस पर तत्काल कठोर कदम नहीं उठाए गए, बड़े कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में हमारे देश का एक और विभाजन कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि देश विरोधी शक्तियां यही चाहती हैं कि भारत जो विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर ब्रेक लगाया जाए। और यह खतरनाक संदेश है, खतरे की घंटी है और इससे देश को सावधान होना चाहिए और बिना राजनीतिक भेदभाव के इस प्रकार का जो असंतुलन है उसको समाप्त करना चाहिए। और इस देश के अंदर जो विशेष तौर से मैं कहूँ कि जो मुस्लिम समाज है, ये सब पहले हिंदू थे, इनका कन्वर्जन हुआ है। मैं ये कहता हूँ मैं अभूतपूर्व हिंदू हूँ, वो भूतपूर्व हिंदू। आखिरी सर, मैं एक सवाल भूल गया, अखिलेश यादव पर हमने बात की, राहुल गांधी रह गए, अमेठी छोड़ा, रायबरेली में इस बार लड़े। राहुल गांधी की राजनीति को कितनी संजीदगी से केशव मौर्य ले रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ये सब विरासत में मिली सियासत के सब करने वाले लोग हैं। जो अमेठी छोड़ करके रायबरेली भाग आए, वो रायबरेली में कैसे टिकेंगे? कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी जी रायबरेली से भी चुनाव हारें और रायबरेली से चुनाव हारने के बाद हमको इंतज़ार रहेगा कि ये 2029 में कहाँ जाते हैं। देखिए, केशव मौर्य हैं, कन्नौज के लिए निकल रहे हैं। कन्नौज में आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी की भी रैली है और लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, लगातार राजनीति सक्रिय है। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।